वीडियो ऑन करिए। चलिए देखिए, फिर देखते हैं कि अभी तक हमने समझा, चीज़ों को एनालाइज किया, देखा, पढ़ा, समझा कि कैसे हम आर्थिक ढांचे को सुधार सकते हैं, सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें हमने पहले बताई कि अगर कोई देश डेवलपमेंट चाहता है, किसी देश में किसी प्रकार का आपको डेवलपमेंट करना है, तो सिंपल सी बात है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए आपको दो चीज़ें, एक एजुकेशन फैसिलिटी, दूसरा आपको हेल्थ सेक्टर सुधारना पड़ेगा। दूसरा बड़ा हिस्सा है हेल्थ का। आइए देखते हैं। फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी induced to employ people who might not work efficient as healthy worker cause of ill health? फर्म अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करती है? आप अगर आप फर्म की जगह होते तो क्या करते? आपसे कहा जाए कि आपको नौकरी करना है, नौकरी पे कुछ लोगों को रखना है, तो आप किनको रखेंगे? जो चुस्त दुरुस्त हैं, मजबूत हैं, सही तरीके से रहते हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, उनको आप रखेंगे? या आप उनको रखेंगे जो बीमार हैं, ठीक है, वो किसी तरह की बीमारी को झेल रहे हैं, ठीक है, उनको रखेंगे? किनको आप रखेंगे? जो बीमार नहीं है उनको ही आप रखेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों उनको रखेंगे? क्योंकि वो सुरक्षित हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, हर एक मायने में वो हमारे लिए लाभदायक है। तो हम अपने लाभ के लिए कंपनियां क्या कर सकती हैं? उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी देती हैं जो कि क्या कर सकें, उनके लिए प्रॉफिट बढ़ा सके, फ़ायदा करा सके, ठीक है। तो हु माइट वर्क एफिशिएंटली, जो सही तरीके से काम करे। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल। जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसे पता चलता है कि हाँ, वो कितना ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बीमार रहूँगा तो हो सकता है कि हाँ, मैं भी मैसेज करूँ कि हाँ, आज के दिन क्लास बंद है, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज 10 मिनट ज़्यादा भी ऊपर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या फिर कोई भारी भरकम काम कर रहा है, बोझ उठा रहा है, तो अगर वो स्वस्थ नहीं, अंदर से खुद ही उसका शरीर का में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो कैसे काम कर रहा है? एंड द एबिलिटी ऑफ फाइट द इलनेस। हेल्थ ये भी बताती है, हेल्थ में यही ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप बाहर से स्वस्थ हैं, आपकी शरीर इतनी मजबूत हो, किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए वो तैयार हो, आपकी बीमारियां किसी भी प्रकार की आपके सामने आए तो आपका शरीर इस लायक रहे कि उन बीमारियों से एटलीस्ट लड़ सके। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज द एबिलिटी, ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है। एबिलिटी टू फाइट द इलनेस, ही एंड सी will not be able to maximize his or her output to overall growth of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अस्वस्थ आदमी को आप रखेंगे तो वो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते जितना ज़रूरत है, जितना फर्म को डेवलप करने के लिए आवश्यक है, ठीक है, उतना ज़्यादा वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। तो अगर हमको देखना है कि हाँ, वो कैसे अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, वो तभी दे पाएंगे जब वो स्वस्थ हों, ठीक है। कैसे? henceforth improvement in health status of the population has been a priority to our country। तो हमारे देश में अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आर्थिक ढांचे में सुधार करना है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। कितने साइंटिस्ट हैं जो कि जिनकी डेथ हो गई, कितने डॉक्टर्स हैं उनकी डेथ हो गई। अगर वो डॉक्टर, वो साइंटिस्ट, वो टीचर जो बच्चों को पढ़ाते थे, एक नया भविष्य देते थे, वो कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? समाज में दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे, जिस स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है, एक डेथ सबका होगा, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कि परमानेंट रहने वाला है, डेथ सबका है, ठीक है, एंड है, सबका होगा, रहे, पक्की बात है।
लेकिन बिफोर एज हो रहा है किसी का डेथ, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो सही तरीके से एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। आज प्रॉब्लम्स क्या है, अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा होता तो ऑक्सीजन की कमी ना होती, ऑक्सीजन कमी से लोग ना मरते। ठीक है, मैं अभी रिसेंट बता रहा हूँ कि हाँ मेरे गांव के एक लोग हैं, उनकी डेथ हो गई, वो कोरोना नहीं हुआ था, उनको अस्थमा के पेशेंट थे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, अस्थमा अटैक पड़ा, लखनऊ गए, उनको चाहिए था ऑक्सीजन, नहीं मिला, डेथ हो गई। ठीक है, भले ही वो कोरोना से नहीं मरे, लेकिन कोरोना के फैलने के बाद जो इफ़ेक्ट आया, जो बोझ पड़ा हेल्थ सेक्टर पे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमारा पहले से बर्बाद था। उदाहरण देखना हो तो याद करिए, आज से 1-2 साल पहले जब आप सरकारी अस्पतालों में जाते थे तो कितनी भीड़ रहती थी। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से ना। तो कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है, परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे देश के लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, और जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से हमारे जो आर्थिक ढांचा है वो भी खराब हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, और कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेशनल पॉलिसी too aims to improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional services with special focus on the underprivileged segment of the population. Over the last few decades, India has built a vast health infrastructure and has developed the manpower requirement at primary and secondary tertiary sector in the government as well as in the private sector. देखिए भारत ने सुधार किए, बहुत सारे सुधार, थोड़े बहुत नहीं किए, बहुत सारे सुधार। कैसे सुधार? स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स बनाए, अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल बनाए, जिससे आसानी से, जहाँ पे गांव में क्या कहते हैं, गांव में से थोड़ी दूर पर CHC, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जिसे कहते हैं, जिसमें छोटी बहुत बीमारियों का इलाज हो सकता है, वो बनाया गया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए गवर्नमेंट के साइड से, वैक्सीनेशन कैंप चलाया गया, जिसकी वजह से आपका एक समय समझ लो, आज जिस तरह आप आज कोरोना से सफ़र कर रहे हो, वैसे एक समय था पोलियो से हमारा देश सफ़र कर रहा था, और बहुत सारे लोगों को पोलियो बीमारी हो जा रही थी, अपंग हो जा रहे थे लोग। तो वैक्सीनेशन कराए गए, वैक्सीन प्रोवाइड कराई गई, ये सब चीज़ें की। ऐसा नहीं किसी गवर्नमेंट ने, चाहे वो जिसकी भी गवर्नमेंट रही, वो सब ने कुछ ना कुछ वर्क किया, इंस्टीट्यूट्स बनाए, रिसर्च पे पैसा खर्च हुआ, सब कुछ किया। बट अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर हेल्थ सेक्टर में किया है किसी विश्व में, तो सबसे ज़्यादा किसने किया? भारत ने किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन, जैसे कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ करते नहीं हो मैथ सॉल्व करते समय, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो जब क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में आपका आंसर बदल जाता है ना, तो यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डेंस में बहुत कम। ठीक है, उदाहरण आपको देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, बेड्स मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा है लोगों को, ऑक्सीजन बेड की, वेंटिलेटर की दूर बात छोड़ दी, सिर्फ बेड एटलीस्ट पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट बहुत सारे किए गए गवर्नमेंट के साइड से, जिससे क्या किया जाए, जिससे लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। इसी कारण से आपको याद हो, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इस तरह के लोग, 2 बूंद जिंदगी की, सब लोग ऐसे 2-2 करके सब आते थे, एडवर्टाइज करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग डरते थे कि हम पोलियो वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, क्योंकि उससे भी पोलियो हो जाता है। हाँ, ये सही है, पोलियो की वैक्सीन से 1% लोगों को पोलियो हो सकता है, लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो बाकी के 99% भी तो चांसेस में है कि हाँ उनको भी हो सकता है पोलियो। तो इसलिए पोलियो की वैक्सीन देना कंपलसरी किया गया। अब पोलियो वैक्सीन में होता क्या है, वही वायरस ही रहता है, वही बैक्टीरिया ही रहती है, बस या तो एकदम हीट कर देते हैं उसे, एकदम मर चुकी होती है, या फिर वो बहुत कमज़ोर होती है, जो कि शरीर को हमारे प्रिपरेशन कराती है। क्लियर? These measures which have been adopted have increased the, ये ऑडियो किसका चल रहा है? हेलो। These measures which have been adopted have increased the life expectancy over 68.3 years in 2040
infant mortality rate has come to from 147 in 1951 to 34 in 2016. Crude birth rate has been dropped to 20.4 to death rate 6.4 within the same duration time. यहाँ पे दिखाया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया गया, इसी कारण से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड्स 68 साल 70 साल में लोगों की डेथ हो जाती थी, अब वो लोग 80 साल 85 साल तक जी रहे हैं। जो छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, वॉम में ही पेट में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के कारण वो भी होने का रेट घटा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हाँ हमने प्रोग्रेस की है। मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ प्रोग्रेस नहीं हुई, बिल्कुल प्रोग्रेस हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल टू द एसेंसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अगर जो बच्चे हैं उनको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, वो गर्भ में ही मर जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा भविष्य खतरे में होगा, क्योंकि हमारा भविष्य ही नहीं होगा ना भाई। भविष्य कौन होता है देश में? बच्चे होते हैं। अब वो बच्चे ही नहीं हैं, बच्चों की डेथ हो जा रही है, इम्यूनिटी उनकी बहुत वीक है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो क्या करेंगे? वो तो बैठे रहेंगे तो लाइबिलिटी हो जाएंगे ना, तो फिर हमारा भविष्य किस काम करेगा? तो इसलिए इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज इन longevity of life is an indicator of good quality of life marked by the self confidence। क्या है? जो लोगों का जीने का उम्र है वो बढ़ने लगा। ठीक है, इससे क्या होता है? पता चलता है कि हाँ हमने कहीं ना कहीं क्वालिटी इम्प्रूव की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिडक्शन इन इन्फेंटी mortality includes the protection of children from the infection, ensuring the nutrition and both the mother and the child care। ठीक है, अब मैंने बताया बच्चे जो गर्भ में मर जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसके साथ साथ एक दिक्कत और आती है, छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी रेट गिराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी, अगर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी की जाएंगी नहीं। चलिए आइए देखते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। टेबल 2.2 एंड आंसर द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चंस नहीं, क्या लिखा? अच्छा टेबल 2.2 को देखो और क्वेश्चन बताओ। ठीक है, उसको आप देखिएगा, करिएगा। अभी देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव these basic facilities। Only 381 medical college in the country and 301 dental college। Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu have the maximum number of colleges। हमारे देश में भी देखिए, मैंने कहा ना विकसित हुआ है, सब कुछ विकास किया गया है, बट जो उसका दायरा है वो कम है भाई। तो 2-4 राज्य 5 राज्य ऐसे हैं इसमें लगभग सारे मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वहीं आ जाते हैं। अब पॉपुलेशन के सिनेरियो में अगर देखिए दो कारण होते हैं लोगों की डेथ। एक तो चीज़ें हैं कि दवाएं इलाज ना ढंग से मिल पाना, लोगों के पास पैसे ही ना होना कि वो इलाज करा सकें, और तीसरा कारण होता है डिस्टेंस। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि वो वहाँ जा रहे थे, उनको रेफ़र किया गया, वहाँ इलाज कराने जा रहे थे, पता चला रास्ते में उनकी डेथ हो गई। आप ये सोचिए, उनको CHC ले गया 2 घंटे लगे, फिर CHC से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, 2 घंटे वहाँ लगे, 4 घंटे हो गए। उसके बाद फिर वो वहाँ से लखनऊ गए, 1-2 घंटे उनको वहाँ भी लगे, 6 घंटे हो गए। उसके बाद फॉर्म भरना, एडमिट करना, 7-8 घंटे हो गए। अब सोचो अगर किसी को हल्का, किसी ने सांप ने काट लिया है, ठीक है, इसका इलाज हो जाता है, मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपको CHC में उसके इंजेक्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया, इस बाई चांस उनके घर वालों को पता नहीं उनको हार्ट अटैक आया। ठीक है, अब उनको वहाँ जाके दिखाए, वहाँ पे दिखाया, दोनों जगह रेफ़र कर दिए गए क्योंकि उनको डबल हार्ट अटैक आ गया। तो व्यक्ति पहुँचते पहुँचते लखनऊ तो चला रेस्ट इन पीस हो जाएगा। ठीक है, उस जितना समय उसे हॉस्पिटल पहुँचने में लगे उससे कम समय में तो वो उधर उनका यमराज जी का भैंस आ जाएगा, उनको लेके चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो वो दिक्कत ये नहीं कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज किसी स्टेट में, प्रॉब्लम ये है कि अगर हर एक स्टेट में रहेगा तो एक्सेस आसानी से हो सकता है। ठीक है,
अगर हमसे कोई कह दे कि जाके तमिलनाडु में जाके अभी तुरंत दिखा के आओ, तो हमें कहाँ से दिखा सकते हैं? एक नॉर्मल फैमिली थोड़ी ना है कि वो प्राइवेट जेट अफोर्ड करेगी या हेलीकॉप्टर आएगा, ठीक है, फूल बरसाएगा और फिर उसके बाद उठा के लेके जाएगा। नॉर्मल व्यक्ति का नहीं। नेता होते तो हो सकता है कर सकते थे, लूट के खूब खाए होते तो हो सकता है कर सकते हैं, आम इंसान नहीं कर सकते। सच बात है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। देखिए, अब हेल्थ केयर सेक्टर अगर सही से काम कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम सही से काम कर रहा है, फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा पा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तभी भी दिक्कत है, क्योंकि जो रिसोर्स हमारे पास है उसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपको पता है दुबई, नाइजीरिया, ऐसे ऐसे देश हैं वहाँ पे लेबर्स की कमी पड़ती है और वो यहाँ इंडिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। इस तरह का भी आपका सिनेरियो देखने को मिलेगा। कनाडा जैसे जो देश है वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम, उनका इस्तेमाल करने की। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखो नहीं, लोग कहते हैं कनाडा जैसे पंजाब बन गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सिख जो हैं वहाँ पे बस गए, उनको वहाँ की नागरिकता मिल गई। क्यों? क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा, लोग कम। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। अब एक एग्जांपल ये ले लूँ, मैं आपको बताऊँ, पुलिस होमगार्ड ऐसे अगर आप मिला लीजिए तो लगभग, अगर एक बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं माना गया, थोड़ा सा पॉपुलेशन घटा दिया गया, तो 10,000 लोगों के ऊपर एक कांस्टेबल आता है। अब थिंक अबाउट इट, हाउ ही कैन कंट्रोल द होल सिचुएशन। ठीक है, एक रफ आंकड़ा हम बता रहे हैं, आप अगर एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे हो सकता है 1,000-2,000, लेकिन हमने मान लिया 1,000-2,000 छोड़, अगर वो 100-200 में है, 500 में है, 1000 में है, तब तो हो सकता है। 10,000 लोगों को एक लोग कंट्रोल करना है, कैसे हो पाए? पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल। लॉकडाउन में लोग क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, अरे हमें तो कोई नहीं पकड़ पाया, हमें तो नहीं पकड़ लिए, हम तो भाग के गए, हम वहाँ गए थे, हम यहाँ समोसा खाए, ये किए, वो। इसका नुकसान करोगे, अपना करोगे ना, किसी और का करोगे? नहीं करोगे, अपना ही करोगे। भाई कहाँ कहाँ पुलिस पहुँच जाएगी, ठीक है, नंबर ही नहीं। एक प्रॉब्लम पुलिस वालों की नहीं, ये प्रॉब्लम उन कर्मचारियों की नहीं जो सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, ये प्रॉब्लम उनकी है जो संस्थान को चला रहे हैं, सरकार की प्रॉब्लम। ठीक है, वो इन सिचुएशंस को भी ध्यान नहीं देते हैं। आप ये सोचो, एक कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी लेने के लिए बहाना करना पड़ता है, ये झूठ बोलना पड़ता है, हम बीमार हो गए तब छुट्टी मिलती, इतना बुरा हाल है। 12-12, 16-16 घंटे नौकरी करते हैं, उसके बाद रेस्ट भी प्रॉपर नहीं मिल पाता। ये बुलेरो वाले हैं, लगता है बहुत आराम के हैं, दिन भर रात भर ही खाली बुलेरो में बैठे बैठे चलते रहते हैं, जहाँ फ़ोन आए नहीं घों पहुँच जाओ, फिर वहाँ चाट को बात करके फिर दूसरी जगह पहुँचो। वो लगता तो बड़े, बाहर से हम सोचते हैं अरे बहुत रिलैक्सिंग टाइम है यार, ये लोग तो क्या है, हमको भी इसी तरह कोई गाड़ी दे, पैसा दे, हम भी घूम लें। लेकिन जो करता है उससे पूछो तो पता चलेगा कि हाँ ये क्या सिचुएशंस वो झेल रहे हैं। ठीक है, चलिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने लोगों को शिक्षित कर दिया, लोगों को स्वास्थ्य सही रखे, उसके बाद रोजगार नहीं देने पा रहे हो, तभी भी दिक्कत है, क्योंकि तभी भी आर्थिक रूप से हमारा देश सुधरेगा नहीं। देखिए, Saka's mother Sheila looked after domestic chores, children and helped her husband Buta in her field. साकार की माँ जो अपने बच्चों का देखभाल करती है, अपने हस्बैंड की मदद करती है। साका's ब्रदर जीतू, सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। उनका भाई और बहन खेलने और घूमने में समय व्यतीत करता है। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ नॉट वाई? क्या आप इन सबको बेरोजगार आप कह सकते हो? नहीं कह सकते हो तो क्यों? मैं पहले से बता देता हूँ क्यों नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो जो दो भाई बहन हैं वो अभी छोटे हैं, इस लायक नहीं है कि वो जाके कुछ अर्न कर सके। फिर उनकी माँ जो है, भले ही उनको पे नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो भी एक काम संभाल रही है घर में, एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, जब हम फिजिकली डिपॉजिट देने लगेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसी के लिए आप अगर किसी व्यक्ति को रखो, हायर करो काम करने के लिए, तो आपको सारा जो है कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या है सिनेरियो।
देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू बी एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। बेरोजगारी तब कहा जाता है जब कोई लोग काम करना चाहते हैं एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड द जॉब, और किसी एक दर पे वो काम करना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उनको अनएम्प्लॉयड कहेंगे। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला जो है, उनकी माँ जो है, वो घर के बाहर काम करना नहीं चाहती। G2 and C2 are too small to be counted in the workforce population. G2 C2 इतने छोटे हैं कि उनको हम इस पॉपुलेशन में गिन ही नहीं सकते कि हाँ वो काम करने लायक है। Neither G2, neither C2 और शीला cannot be counted as unemployed. इसीलिए ना हम G2 को, ना C2 को, ना उनकी माँ को हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। The workforce of population include people from 15 years to 59 years. जो काम करने वाली जो जनसंख्या है उसको हम 15 साल से लेकर के 59 साल की उम्र के बीच में आंकते हैं। साकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैनॉट बी अनएम्प्लॉयड। साकाल के जो भाई बहन हैं वो 15 से 59 साल की उम्र के बीच में नहीं आते हैं, इसलिए हम उन्हें बेरोजगार नहीं मानेंगे। सी इज़ नॉट विलिंग, शीला वर्क्स फॉर फैमिली। शीला अपने घर के लिए काम करती है। सी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वो अपने घर के बाहर काम करना नहीं चाहती है पैसों के लिए। फिर C2 कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसीलिए उनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। सकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी, यहाँ पे बूढ़ बुजुर्ग की बात नहीं की गई, उनके पेरेंट्स की बात नहीं की गई, लेकिन अगर मान लें उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या होंगे ही तो उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस 15 से 69 की एज क्राइटेरिया में नहीं आते। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। हमारे यहाँ बेरोजगार की कमी नहीं है, इसीलिए कहते हैं पढ़ लिख लो, नहीं तो बेरोजगार लोगों को कमी नहीं है। आप भी बैठो कि JCB की खुदाई देखो, और चाहे फिर वो क्या कहते हैं रोड बन रहा हो तो उसमें रोलर कैसे चल रहा है वो देखो, और चाहे बैठ के समोसा तला जा रहा है उसको ताको, जो मन हो वो करो, ठीक है। बेरोजगार की कमी नहीं है, टेंशन ना लो। अगर आपको बेरोजगार बनना है, यू आर ऑन द राइट वे, और नहीं बनना है तो पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है, ब्रेक करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप नहीं अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। मैं भी अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो उसका मेरा भी एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उद्देश्य यही है कि मेरा जो कुछ भी मैंने पढ़ा हुआ है मेरे को रिवाइज हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तैयारी करने बैठूँ और फिर मैं उठाऊँ किताब 5वीं से लेके 8वीं तक 10वीं तक, और उसके बाद फिर वो किताब पन्ना पलटना शुरू कर दूँ। इसीलिए बार बार मेरे को रिवाइज होता रहे, इसीलिए मैं आपको पढ़ा भी दूँ। तो हर एक चीज़, कोई भी व्यक्ति, एक बात जान लीजिए, लोहा रखा रहता है जंग खा जाता है ना, वही लोहा काम में ले तो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। वही लोहा ऐसे रख दो धूप में, गर्मी में, ख़राब होने दो, ठीक है। वैसे दिमाग है, रखे रखे ख़राब हो जाएगा, ठीक है, गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं काम करेगा, ठीक है। इसका यूज़ करते रहो। कोई भी सामान आपके घर में ज़्यादा दिन रखे रखे ख़राब हो जाता है। मोबाइल रखे रहो ज़्यादा दिन तो बैटरी फूल जाती है, ख़राब हो जाता है, काम ही नहीं करता, फिर ऑन नहीं होता है, फिर बैटरी चली जाती है, नई बैटरी डलानी पड़ती है, दिक्कत होता ही नहीं होता है। वैसे ही कोई चीज़ अगर आपने सोचा कि अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक इधर भी लॉकडाउन है, तो जहाँ यहाँ लॉक लग गया ना, फिर खुलता नहीं है, ठीक है। फिर उस ताले की चाबी कहीं नहीं मिलती, किसी भी मार्केट किसी भी जगह नहीं मिलेगी। और वो आप विल भी करोगे, आप चाहोगे भी हम उसको चेंज कर लें, सिनेरियो नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आदत सी हो जाती है तो आप ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आदत मत डालो। नहीं, बेरोजगारों की कमी नहीं है, आप लोग बेरोजगार अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बेरोजगार बनने की श्रेणी में जा रहे हैं और आप सही रास्ते पे हैं। और अगर आपको बेरोजगार नहीं बनना है, रोजगार चाहिए, तो पढ़े लिखें, कंपटीशन बहुत टफ है। आप ये सोचिए 0.1 मार्क्स से किसी की सिलेक्शन और किसी को बाहर निकालने का रास्ता मिल जाता है। 2 बार या 3 बार, एक मेरे भाई हैं जिनका भी रिसेंटली टीचर हूँ, ठीक है, ये जो भी 69,000 शिक्षकों को भर्ती हुई उसमें हुआ, 2 से 3 बार उनका हुआ था, 1 नंबर से अटक गया, 2 नंबर से अटक गया। सब सोचते थे अरे यार क्या मजाक कर रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं थे, झूठ बोलना है, 1 नंबर 2 नंबर से अटक गया। जिस बार हो गया तब पता चला हाँ सही बात हो गया, ठीक। कोई बिलीव नहीं करता, क्यों? कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर 1 नंबर कोई बोलता है अरे छोड़ो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कोई विश्वास नहीं करता।
ये समझो इतना टफ कंपटीशन, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लोग तैयारी करते हैं। मेरे जो स्कूल के टीचर थे, आज जाके उनको नौकरी लगी है, वो आज 35-37 साल के होंगे। सोच लो कब से तैयारी कर रहे होंगे, 37-38 साल के 40 साल के होंगे, ठीक है। हमें स्कूल में पढ़ाते थे फिजिक्स, तब से तैयारी करते 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 40 साल की उम्र में जाके उनको नौकरी मिली सरकारी। सोच सकते हो कितना टफ कंपटीशन। उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन आप पता करोगे तो पता चल जाएगा। सोच सकते हो कितनी टफ कंपटीशन है। इसमें आप लोग प्लीज़ अपने दिमाग को लॉकडाउन ना करें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई है, कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एग्जांपल लीजिए, आपके घर का सामान है, बाहर निकालना है, ठीक है, एक बंदा कह रहा है कि 100 रुपये लेंगे, कर देंगे। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा आज बढ़ गई है, दूसरा बंदा आपसे कहे 50 रुपये तो मैं कर दूँगा। इतनी वर्स्ट कंडीशन कि मीन्स जितना देना चाहिए उसके हाफ रेट पे भी लोग काम करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई। कंपनी के दिवालिया निकल चुके हैं, हालत खराब हो चुकी, बैंड बच चुका है, और टफ कंपटीशन हो रहा है। आपके लिए कुछ नया नहीं बनना है कि सोचे हमारे 10 साल और बंद रहे स्कूल, कोरोना हमको जाना ही ना पड़े, हम यहीं घर पे सोते रहें और बस सोते उठते ज़िंदगी कट जाए। ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन आएगा जिस दिन प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बार बार हम बोलते रहते हैं, हमें लगता है बुरा बार बार कहने में, लेकिन आप लोग सुधरते नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन, हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। गाँव में और शहरों में दोनों जगह बेरोजगार लोग पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के बेरोजगार गाँव में पाए जाते हैं। एक सीजनल एंड डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयड, क्या है सीजनल और हाँ, अर्बन एरियाज हैव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार भी लोग भी हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखो, आप साधारण भाषा समझ लो, जैसे कि हमारा हम स्वेटर बुनते हैं, ठीक है। जब घर में बैठे बैठे हमारा कोई काम है नहीं, हम सोचे कुछ कमाई कर लें, तो दिन भर बैठ के स्वेटर बुनते रहते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 स्वेटर बनाते रहते हैं, सैकड़ों स्वेटर बना लेते हैं। अब बेचने शुरू किए, कब बेचेंगे? कब बेचेंगे? गर्मी में बेचेंगे। गर्मी में भाई, गर्मी में ज़रूरत रहती स्वेटर पहनने की। देखो हम स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं ना, कब बेचेंगे? ठंडी में बेचेंगे ना, ठंडी में बेचेंगे। तो ठंडी चली गई, तब हमारा स्वेटर का बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। अब फिर हम क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, घर बैठे मक्खी मार रहे हैं, फिर नया बिजनेस शुरू किया, खट, ठीक है, उनको कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ है ही नहीं टाइम पास करने के लिए, क्या करें भाई, फालतू वाले काम हो रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो, मच्छर मार रहे हैं, मच्छर कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि इफ़ यू आर बीन अनएम्प्लॉयड, ये सुनिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब ड्यूरिंग द सम मंथ्स ऑफ द ईयर। अगर साल के कुछ ऐसे महीने जिसमें आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, इसका मतलब आप क्या है? सीजनल बेरोजगार। किसी एक सीजन में आपको नौकरी मिलती है। पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जैसे कुछ लोग खेती के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब जब गेहूँ बोया जा रहा है, तब तो चलो भाई ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर चला दिए, बोने वाले गेहूँ बो दिए, ठीक है। अब काटने के समय थ्रेसर चल गया, अब बाकी के समय आए भाई, हवा खाओ, पानी पियो और खूब जियो, ठीक है, ऐसे करके चल जाता है। तो कुछ है ही नहीं, सीधी बात है, कोई काम नहीं। अब एग्रीकल्चर में यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ, अब वहाँ पे जो लेबर काम करते हैं वो भी, जब भाई कुछ खेत में क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आज गेहूँ बोए, कल चावल बो दो, परसों धान बो दो। डेली का प्रोडक्शन तो होता नहीं है कि बटन दबाया और वो डोरेमोन वाला टाइम मशीन चल गया और फटाफट टाइम ट्रेवल करके हमारा गेहूँ तैयार हो गया। ऐसा तो होगा नहीं है, गैजेट तो है नहीं हमारे पास। चलिए आगे बात करते हैं। पीपल डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर हैव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग इज डन। कई बार ऐसा होता है, जो थ्रेसरिंग करने वाली मशीनें हैं उनके पास एक ही घंटे के अंदर 5-5 जगह जाके थ्रेसरिंग करना रहता है। समय नहीं रहता सांस लेने तक का, खाना खाने को दूर की बात, 2 मिनट रुक जाए, इतना ज़्यादा काम आ जाता है। अब एक समय ऐसा आता है, इस
शाम को मंदिर के कोई किनारे, काम ही नहीं रहता। हाँ शाम को मंदिर के किनारे वही 52 पत्ते सुबह शाम चलते रहते हैं। ठीक है, जहाँ मिल जाए मुफ्त की चाय और नहीं तो फिर ताश हो जाए, ऐसे ही काम होता रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का इन केस द डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयड पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, दिस इज यूजुअली हैपन अमंग द फैमिली। ओके देखो सीधे सिनेरियो समझ लो इसको, हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। जैसे क्या है कि एक खेत है, 1 हेक्टर खेत है, ठीक है, वहाँ पे 4 लोग चाहे तो काम कर सकते हैं और 4 लोग के लिए नौकरी अच्छी खासी है। अगर आपका टाइमिंग आज इफेक्ट ना करे, हमें समय दे दीजिए, क्या कहते हैं अनुष्का, तो हमारा ये चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, ठीक है सर? हो जाएगा सर, क्योंकि आज छुट्टी है। अच्छा ठीक है, तो हम अभी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर हम देखते हैं या तो फिर इसका ही अगला चैप्टर, नहीं है हिस्ट्री का कुछ देखेंगे, हिस्ट्री का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हिस्ट्री देख लें, नहीं तो कहो ज्योग्राफी देख लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्योग्राफी भी शुरू कर सकते हैं। सर सिविक्स नो प्रॉब्लम, सिविक्स शुरू करेंगे। चलिए बस खाली में बुक हो, चलो आगे देखते हैं। तो डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए 1 हेक्टर खेत है, अब 1 हेक्टर खेत में हम चाहते हैं खेती करना चाहते हैं, अब वहाँ 4 मजदूरों को काम, 4 लोगों को काम, हम हमारे यहाँ 6 भाई हैं, ठीक है 6 भाई हैं। हमने कहा यार तुम 2 लोग घर में बैठे रहोगे तो हमें भी मन नहीं लगेगा यार 4 लोगों को, मतलब ये यार ये 2 लोग बैठ के घर में चाय पी रहे हैं और हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तो हम 6 लोग वहीं खेते में काम कर रहे हैं, कोई इधर उधर। तो 4 लोग जो रिक्वायर्ड थे वो एग्जैक्टली एम्प्लॉयड, और बाकी के जो 2 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो एम्प्लॉयड नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड। या तो वो उनको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, तो जो है उसी में कर रहा है। जैसे मान लीजिए, और इसका एक और उदाहरण समझ लो, जैसे कि आपके यहाँ लेबर वर्क करना है, आपके यहाँ काम चल रहा है, ठीक है, घर बन रहा है आपका, अब आपको एक ही लेबर का काम है, तो जो लेबर आया कहा कि भैया थोड़ा हम कमज़ोर हैं, हमारा बेटा है थोड़ा मजबूत है, वो भी हाथ बटा लेगा, काम हो जाएगा, आप जितनी सैलरी एक लोग को दोगे उतना ही देना, बस हम दोनों लोग काम कर लेंगे, दोपहर खाना दे देना, ठीक है दोनों लोग को, ठीक है। तो वो एग्री कर गए, तो वहाँ पर सैलरी एक की मिल रही, काम कितने लोग कर रहे हैं? 2, जो 2 लोग काम कर रहे हैं उसमें एक जो है अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, डिसगाइडेड अनएम्प्लॉयड, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड, ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अनुभव, आर यू देयर? अनुभव आर यू देयर? यस। या इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, जब हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, शहरी इलाकों के, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमेनन, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बहुत पाए जाते हैं। मेनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। बहुत सारे युवा हैं 10वीं पास कर लिए, 12वीं पास कर लिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक करके बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए, काम नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate had increased faster than among the matriculation। जो मैट्रिकुलेशन है, 10th 12th पास है, वो एटलीस्ट कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट लेकिन जो ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड, उनकी संख्या तो बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बेरोजगारों की। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain category coexist with shortage of manpower in other. This is unemployment among the technical quality person on one hand, while there is the dearth of technical skills required for the economic growth। क्या है
कि हमारे पास रोजगार देने का लिए काम नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें स्किल्ड लोगों की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि हमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, बट वो उस मैन पावर का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास हमारे पास संस्थान नहीं, ठीक है, हमारे पास एजेंसीज नहीं। अब ये सोचो, अगर जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, जितने भी कंपनीज हैं जो बाहर जाके बाहर की देशों की हैं, उसके बजाय अगर हमारे देश में यही सारी कंपनियां होती तो आई थिंक सो हम लोग फिर पढ़ नहीं रहे होते, एम्प्लॉयड होते सभी लोग की बात है, ठीक है। मैन पावर है हमारे पास, टेक्निकल मैन पावर है, हम यूज़ नहीं कर पा रहे। और जो सबसे बेस्ट होता है मैन पावर में, वो बाहर निकल जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। जो सबसे अच्छे पढ़ने बच्चे रहते हैं ना, टॉप क्लास, जो टॉप क्रीमी लेयर होती है, सबसे अच्छी लेयर, ठीक है, वो विदेश चले जाते हैं। आप उदाहरण देख सकते हो, बहुत सारे उद्योगपति जो हैं विदेश में जाके काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे अर्निंग हो नहीं पाएगी। समझ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से क्या हो रहा है, जो इंसान है उनका जो पावर है वो अपव्यय जा रहा है, उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पीपल हु आर नॉट एन एसेट फॉर द इकनॉमी टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। जो एसेट के रूप में बन नहीं पा रहे हैं, वो लाइबिलिटी बन जा रहे हैं, बोझ बन जा रहे हैं, जो कुछ फ़ायदा नहीं दे पा रहे। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability educated people who are willing to work to find the gainful employment implies a great social social waste. एक बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनकी आर्थिक हालत घर की बहुत ख़राब है। आर्थिक हालत को सुधारने के लिए उनको कमाना बहुत आवश्यक है, और वो प्रेशर जो है, वो प्रेशर क्या करता है, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि उनको भी रोज़गार चाहिए, उनको भी काम है करना, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि एग्जैक्टली हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उनको एम्प्लॉयड कर सकें। और ये जो बड़ा तबका है, जो यूथ है, जो पढ़ लिख करके बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, नेताओं की रैलियों में जा रहा है, 500 रुपये लेके समझता है रोजगार हो गया है, वहाँ जाके मोदी योगी राहुल इधर चिल्लाता है। क्या करेंगे? खाली आदमी, कोई काम ही नहीं, ठीक है, दिन भर व्हाट्सएप पे लगा रहता है, पबजी खेलता रहता है, फ्री फायर और जो फायर पता नहीं कौन, कॉल ऑफ ड्यूटी, COD। पहले में लगा COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी ही खाली होता है, इनने नया बना दिया कॉल ऑफ ड्यूटी है। फौजी हो गए, सबको ड्यूटी बुलाया गया। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेक्स्ट पैराग्राफ उसको रीड करना शुरू करते हैं। सभी लोग डिस्कनेक्ट करके प्लीज़ रिकनेक्ट करें, जल्दी से जल्दी डिस्कनेक्ट करें। चलिए आगे बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। क्या होता है, जब बेरोजगार लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो आर्थिक रूप से जो है दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक उदाहरण ले लीजिए, आपका परिवार अगर 12-13 लोगों का है, इसमें 3 लोग काम कर सकते हैं, और आप यहाँ से 1 लोग काम कर रहे हैं, तो आर्थिक जो बोझ है वो सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर आएगा। इससे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। जो जिनके पास रोजगार नहीं है या जो अनएम्प्लॉयड है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनका बोझ उनके ऊपर पड़ना लगता है, जो कि काम कर सकते हैं, कारीगर जनसंख्या, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज़ एडवर्सली इफेक्टेड। इसीलिए ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। लोग टेंशन, BP इस तरह के सबके मरीज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। When a family has to live on a bare subsistence level, this is generally decline in health status। अब ये सोचिए, अब अगर एक घर में अर्निंग 20,000 रुपये है और खाने वाले 12-13 लोग हैं, तो क्या सोचते हैं कि आप उनके घर में क्या बादाम और छोहारा मिलेगा? नहीं, तो एक नॉर्मल खाना खाएंगे, वो भी सबसे ख़राब वाला खाना वो खा सकते हैं, अच्छा वो भी नहीं खा सकते। तो उनकी घर की स्वास्थ्य हालात कैसे होंगे, स्वास्थ्य सुविधा कैसे होगी? तो स्वास्थ्य भी खराब होगा ना, दिक्कतें आएंगी ना। चलिए, एंड राइजिंग द विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। इसीलिए कि बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ हम
भाई पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा। अगर ऐसा ही रहा, ऐसी सिनेरियो हमेशा बनी रही और इसको चेंज नहीं किया गया, तो एक समय आएगा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देगा। क्यों पढ़ाएगा भाई, वो सोचेगा क्यों पढ़ाएं क्यों, जब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो ये भी भावना है क्यों पढ़ाने क्या जरूरत, ये भी दिक्कत आएगी ना। तो फिर वो लोग सोचेंगे हाँ ना पढ़ाएं, पैसे बच जाएंगे। Hence the unemployment has detrimental impact on overall growth of the economy। इसलिए आर्थिक हालात कैसी रहेंगी पूरे देश भर की, सब पे इम्पैक्ट डालता है, फर्क डालता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। आप ये समझ लीजिए जितना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी उतना आर्थिक बदहाली देश में आएगी। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, जो हमारे पास चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। विच कुड हैव गेनफुली एम्प्लॉयड, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते थे, एम्प्लॉयड कर सकते थे, नौकरी दे सकते थे, वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इफ पीपल कैनॉट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। अब सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति है रिसोर्स की तरह नहीं कुछ आनंद करके नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली लायबिलिटी हो गया, बोझ हो गया। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। क्या है, स्टैटिकली अगर देखें, स्टैटिक्स देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़ा पैसा मान लिया जाता है, हाँ इतना पैसा भी अगर अर्न कर पा रहे हो, खाने भर का अर्न कर ले रहे हो तो एम्प्लॉयड क्यों, ठीक है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या में कम दिख रही है। अभी ये सोचिए अगर किसी का दिया हुआ है 100 रुपये अगर अर्न कर सकता है तो वो एम्प्लॉयड है। अब ये सोचो 100 रुपये में आप क्या खा सकते हो, कुछ खा सकते हो नहीं, क्या खाओगे, समोसा डोसा, सुबह शाम एक बार डोसा खाओगे, शाम को खाने भर का नहीं कुछ होगा। ये हाल में भी लोग काम करते हैं, उसको हम रोजगार में गिन लेते हैं, इसलिए नंबर कम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्थिक बदहाली बहुत बुरी है, लोगों के घर की हालत बहुत ख़राब, आर्थिक हालत बहुत ख़राब। दे अपीयर टू वर्क, अच्छा ठीक है, इट इज़ अनएडुकेट फॉर देम द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of earning potential. Their earning keeps on bare subsistence level. गरीब लोगों के पास जब पैसे नहीं रहेंगे वो डेवलपमेंट नहीं देख सकते हैं, तो वो ज़बरदस्ती उनको क्या है हर किसी न किसी कार्य में जुड़ना ही पड़ता है और उनकी आर्थिक बदहाली बहुत बुरी रहती है। क्योंकि एम्प्लॉयड होने के बावजूद भी अगर एक मोची की बात करें, ठीक है, आप एक सिंपल से समझो, मोची क्या करता है, जूता सीता है, 10 रुपये अगर वो कमा रहा है, क्या आपको क्या लगता है रोज़ सब लोग उसी के पास सिलाने जाते हैं? नहीं। अगर मान लो दिन भर में 100 रुपये कमाया और उसके घर में 5 लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चों को जोड़ करके 5 लोगों को खाना देना है, क्या 100 रुपये में पॉसिबल है एक दिन का खाना 5 रुपये में? तो सॉरी 100 रुपये में 5 लोगों का खाना नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपको हर चीज़ परचेज करना पड़ेगा, चाहे फ्लोर हो, आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, हर एक चीज़। आपको तेल ही 150 रुपये लीटर मिलता है सारी अर्निंग एक दिन की तो तेल में चली गई, बाकी का क्या, बाकी फिर हवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Moreover, the employment structure is categorized by the self-employment in the primary sector। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हाँ जो बुनियादी ढांचे हैं, जो फर्म है, तो हम लोग क्या कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड करें, अपने आप को खुद नौकरी दें, क्या करके उद्योग धंधा करके रोजगार करके। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन दाउ नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। लेकिन जो छोटे रोजगार होते हैं, छोटे धंधे होते हैं, उसमें सब पूरी परिवार उसमें लग जाता है काम करने में, लेकिन सबकी आवश्यकता नहीं होती है। तो सो देयर इज डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए वहाँ पे छिपे हुए बेरोजगार पाए जाते हैं। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती किसानी में, बट द एंटायर फैमिली शेयर व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस, जो कुछ भी
प्रोडक्शन होता है, जो भी कमाई होती है वो पूरी परिवार में बांटा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज द रिड्यूस हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। ये जो एक भावना है कि सभी के समक्ष, सभी के बीच में बांटने की, इसी कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट गाँव में है उसका बोझ देखने को नहीं मिलता है लोगों के ऊपर। ठीक है, लोग थोड़ा सा ठीक मिलते हैं आपको रूरल सेक्टर में, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, लेकिन उससे उनके घर की गरीबी नहीं जाती। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सर्च ऑफ जॉब। इसीलिए आप देखो बहुत तेज़ी से पलायन होता रहता है, गाँव से लोग शहर की तरफ भागते हैं रोजगार के लिए। लेट अस डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर मेंशन अर्लियर। आइए 3 सेक्टर में देखते हैं, बेरोजगारी दर देखते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा लेबर की जरूरत कहाँ पड़ती है? खेती किसानी में। इन द रिसेंट ईयर, पिछले वर्षों में, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partially because distinguished unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor agriculture have moved either to the secondary or tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, जिसमें हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग थे अभी जो है डिपेंडेंसी घट रही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब भाग रहे हैं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, शहरों की तरफ भाग रहे हैं नौकरियों के लिए। इन सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज मोस्ट लेबर अब्जॉर्ब। छोटे उद्योग हैं जिसमें और लेबर एब्जॉर्ब किया जाता है, ज़्यादा लेबर रहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। टर्शरी जो है, जो कि नए सर्विसेज जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड सो ऑन, तो इसमें आईटी से जुड़े हुए लोग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। अब स्टोरी ऑफ विलेज। ठीक है, देयर इज अ विलेज इनहैबिटेड बाय द सेवरल फैमिलीज, ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर। एक गांव को दिखाया गया जहां पर कई सारे परिवार हैं, हर एक परिवार इतना अर्न कर लेता है कि अपने परिवार को खिला सके। ईच फैमिली मेट इट्स नीड बाय द मेंबर मेकिंग देयर ओन क्लॉथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। क्या है, हर एक परिवार अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहा है, अपने कपड़े खुद बना रहा है, उससे अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं। वन ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ द सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। एक परिवार के ने अपने एक बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज, खेती किसानी के एक कॉलेज में भेजने की बात की। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। उस लड़के का एडमिशन हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग। वो एग्रीकल्चर का इंजीनियर बन जाता है। कम बैक टू द विलेज, तो गाँव वापस आता है। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लग। उसने इतना ज़्यादा क्रिएटिव था, उसने एक नए तरीके के हल का आविष्कार किया, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ, जिससे गेहूँ की पैदावार बढ़ गई। Thus a new job of agro engineer was created and filled in the village। और इससे एक नई ज़रूरत, एक नई नौकरी बनी गाँव में एग्रो इंजीनियर की, और उसको ज़रूरत पूरी हो गई। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस नियर बाई नाइबरिंग विलेज, दे अर्न गुड प्रॉफिट। और फैमिली क्या करती थी, जो कुछ भी प्रोडक्शन होता था आस पड़ोस के गाँव में बेच देती थी, और उससे अच्छा खासा उन्हें फ़ायदा होता था। विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ, वो आपस में बांट लेते थे। इंस्पायर्ड बाई दिस सक्सेस दैट ऑल द फैमिलीज सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। इसको देखते हुए सभी परिवार क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं गाँव में। दे ऑल वॉन्टेड टू हैव बेटर फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रेन टू। और सब चाहते हैं कि हाँ, उनके बच्चे का भी भविष्य अच्छा हो। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन अ विलेज। इसीलिए गाँव भर बच्चों जो है पंचायत में रिक्वेस्ट करते हैं कि एक स्कूल खोला जाए गाँव में। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। उन सब ने कहा कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, पंचायत सरकार की मदद से क्या करती है, क्या करती है भाई, स्कूल खुलवा देती है। हाँ, स्कूल खुलवा देती है, स्कूल खुल जाते हैं। फिर अ टीचर वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ नियर अबाउट टाउन। पास कस्बे से एक टीचर भी रिक्रूट कर लिया जाता है, रख दिया जाता है, नौकरी भी ले लिया जाता है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। सभी लोग स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। कुछ दिनों बाद एक लड़की को टेलरिंग का कोर्स किया। सी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ, वो कपड़े सिलने लगी। और ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज, और पूरे गांव के लोग कपड़े सिलने लगी। एवरी वन नाउ वॉन्टेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लॉथ। अब
अब सब लोग सही तरीके से सिला हुआ कपड़ा पहनना पसंद करते थे। दस अनदर न्यू जॉब दैट टेलर वॉज क्रिएटेड, अब एक नई जॉब क्रिएट हुई टेलर की जो हमारी आवश्यकता की थी। दिस हैज़ अनदर पॉजिटिव फील्ड, इससे एक और फ़ायदा हुआ। द टाइम ऑफ द फार्मर इज़ गोइंग फॉर बाइंग क्लॉथ्स वॉज सेव, अब जो है जो समय उनका खर्च होता था दूर जाके कपड़े खरीदने वो बचने लगा। एज फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, इससे क्या है किसान खेतों में ज़्यादा समय खर्च कर सकते थे। द यील्ड ऑफ द फार्म वेंट अप, इससे क्या है पैदावार खेती की बढ़ गई। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, द फार्मर हैड मोर देन वॉट दे कुड कंज्यूम, और इससे क्या हुआ बहुत तरक्की होने लगी क्योंकि जितना आवश्यकता था उससे कई गुना अधिक प्रोडक्शन हो रहा था। नाउ दे कुड सेल what they produce to the other who come to their village market, अब वो जो कुछ भी है एक्स्ट्रा जो है वो बेच सकते हैं जो भी उनके गांव के मार्केट में आए। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग हैड मेक लाइक टीचर, टेलर एंड एग्रो इंजीनियर एंड मेनी मोर, जो अभी तक गांव में किसी भी जॉब की किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं थी वहाँ में कई प्रकार की नौकरियाँ बन गई। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इनेबल द इवॉल्व ऑफ दिस रिच एंड कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे आपने एक साधारण से गाँव की बात की कि इसमें आर्थिक ढांचे में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, आर्थिक बदहाली कैसे दूर की जा सकती है। आपको एक खास चीज़ ये हम बता दें, सबसे खास चीज़ ये है कि जैसे आप देखते हैं एक ट्रेंड से चल गया है। जैसे कि अगर हमने देख लिया कि इंजीनियर है उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, दहेज अच्छा मिल रहा है, दहेज पनिशेबल ऑफेंस है गवर्नमेंट की साइड से, बट लोग दे भी रहे हैं, हम आपको समाज बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब हुआ कि ट्रेंड बन गया इंजीनियर सब लोग इंजीनियरिंग कोर्स करने लगे। अब इतनी बदहाली आ गई है कि इंजीनियर के नाम पे नौकरी नहीं मिलती किसी। हम लोग ये नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आज कंडीशन ये हो गई है किसी भी नौकरी में ऑप्शंस है ही नहीं, ज़्यादा ऑप्शन तो छोड़ो। अब उदाहरण ले लो, एक सुप्रीम कोर्ट का एक वक्तव्य था कि एक चपरासी की अगर नौकरी निकाली जाती है उसकी जगह भरने के लिए PhD होल्डर तक जो है अप्लाई करते हैं। इतनी वर्स्ट कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, और एक चैप्टर हिस्ट्री का हो चुका है, 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स का हो चुका है। कल जो है सिविक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, कल नहीं मतलब कि कल हम इस लेंगे, परसों स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग अपना ध्यान रखें, डाउट पूछें। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय, टेक केयर।